हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुनील कुमार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे अधिगम, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट में बात की थी अधिगम का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं की। आज हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जो अन्य विशेषताएं हैं, इन सबको आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन जब आप अधिगम के जो आगे आने वाली जो थ्योरीज है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उनको समझने से पहले इन सभी को हमको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक नींव का कार्य करेंगे। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में हम इसको डिवाइडेशन करते हैं। छात्र से संबंधित ऐसे कौन से कारक है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, शिक्षक से संबंधित प्रभावित करने वाले कारक, विषय वस्तु से संबंधित प्रभावित करने वाले कारक, और जो वातावरण से संबंधित जो कारक है वो किस तरीके से अधिगम को प्रभावित करते हैं, इन सभी की अपन अलग अलग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पहला है इसमें छात्र से संबंधित। छात्र से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक इसमें परिपक्वता। परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करने वाला एक व्यक्तिगत कारक है। जब बालक परिपक्व हो जाता है तो सीखना उसके लिए क्या है, आसान हो जाता है। और जब हम उसको अधिगम करा रहे हैं और वो उसके लिए क्या है, परिपक्व नहीं है, तो वैसी स्थिति में हम उसको जो कुछ भी अधिगम कराएंगे वो उसके लिए स्थायी भी नहीं होगा और हमें प्रयास भी अधिक करना पड़ेगा। तो छात्र से संबंधित ये पहला कारक है सबसे महत्वपूर्ण, कि हम जो कुछ भी बालक को अधिगम करा रहे हैं उससे पहले वह उसके स्तर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वह परिपक्व होना चाहिए। अगर वह परिपक्व नहीं होगा तो हमें समय भी अधिक लगेगा और वह स्थायी भी नहीं होगा। दूसरा जो कारक है छात्र से संबंधित, शारीरिक स्वास्थ्य। अरस्तु ने महत्वपूर्ण बात कही थी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। जब बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो उसका अधिगम पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसके कारण से वह क्या है, ऊर्जावान रहेगा। और विकास के जो सभी पहलू हैं वे सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक एवं सामाजिक। जब व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो वह मानसिक रूप से स्वस्थ होगा एवं इसके साथ ही वह सांवेगिक रूप से एवं सामाजिक रूप से। तीसरा है मानसिक स्वास्थ्य। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, तनाव मुक्त होगा एवं समायोजित होगा तो उसका प्रभाव भी अधिगम पर पड़ेगा। नेक्स्ट है सीखने की इच्छा। जब बालक की सीखने की इच्छा होगी, उसकी स्वयं की इच्छा शक्ति होगी, तो भी यह अधिगम को प्रभावित करता है। जब उसकी स्वयं की इच्छा शक्ति नहीं है तो हम भले उसको कितना ही उसको मोटिवेट करें, वह अधिगम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है इसमें ये इसी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट सीखने की तत्परता, हम कह सकते हैं इसमें दोनों एक दूसरे से लगभग जुड़े हुए हैं। जब बालक सीखने के लिए तत्पर होगा तो सीखना वो भी क्या है, आसान होगा। थांडाई के मुख्य नियम में भी इसकी चर्चा की गई है। भाटिया ने भी इसके बारे में एक परिभाषा दी है कि किसी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाना युद्ध को आधा विजय कर लेने के समान है। तो हमें किसी कार्य को करने से पहले हमें उसके प्रति क्या है, तत्पर होना होगा, और यह भी हमारे अधिगम को सबसे महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। आगे है इसमें अभिप्रेरणा। अधिगम को प्रभावित करने वाला यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है। जब बालक सीखने के लिए स्वयं आत्म अभिप्रेरित होगा तो सीखना क्या है, आसान होगा। और अगर वह अभिप्रेरित नहीं है तो सीखना क्या है, आसान नहीं होगा और उसका सकारात्मक प्रभाव भी क्या है, नहीं पड़ेगा। और इसके विपरीत अगर वह आत्म अभिप्रेरित है तो सीखने का उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है अभिक्षमता। अभिक्षमता क्या है, इसको समझना है। अभिक्षमता किसी व्यक्ति की वर्तमान योग्यता है
जिसके आधार पर उसके भविष्य में सफल होने या असफल होने की संभावना व्यक्त की जाती है। यह व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है या नहीं कर सकता है। अभिक्षमता क्या है? एक जन्मजात गुण है जिसको हम अभिरुचि भी कहते हैं। कई बार हम रुचि और अभिरुचि को एक ही समझते हैं, लेकिन वास्तव में रुचि और अभिरुचि दोनों अलग अलग है। अभिरुचि या अभिक्षमता दोनों एक ही है। मैंने बात की थी, यह किसी व्यक्ति की वर्तमान योग्यता है जिसके आधार पर उसके भविष्य में सफल होने या असफल होने की संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे अपन देखते हैं कि एक व्यक्ति है, उसकी राग अच्छी है, तो वो उसका एक जन्मजात गुण है और उसके आधार पर हम उसको एक नई दिशा दे सकते हैं कि ये आगे क्या है, सिंगर बन सकता है। तो वो क्या है, उसका एक जन्मजात गुण है। और सभी व्यक्ति है सिंगर नहीं बन सकते हैं, या अपन कह सकते हैं सभी व्यक्ति सिंगर बनना चाहते हैं लेकिन एक अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिसका कारण क्या है, उसमें वो अभिक्षमता नहीं है। सभी व्यक्ति जो है अच्छे नर्तक बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, लेकिन सभी में वो जन्मजात गुण नहीं होता है। जिसके कारण से क्या होता है, वह काफी प्रयास करने के बावजूद भी वह एक अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें वो अभिक्षमता है, अपन कहें वो क्या है, कम है। तो ये क्या है, जन्मजात गुण है। नेक्स्ट है अधिगम को प्रभावित करने वाला नेक्स्ट कारक है अभिवृत्ति। ठीक है, अभिवृत्ति जिसको हम क्या कह सकते हैं, एक दृष्टिकोण, एटीट्यूड। यह अधिगम को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। हमारा सीखने का प्रति नजरिया कैसा है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है, या हमारी मनोवृत्ति कैसी है, इसका भी सीखने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो हम सीखने से पहले क्या है, हमारा जो नजरिया है वो कैसा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। इसका भी हमारे अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। थांडाई के जो गौण नियम है उसमें इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट है उपलब्धि अभिप्रेरणा। उपलब्धि अभिप्रेरणा, इस अवधारणा की जो चर्चा है किसने की थी, मैक्लीलैंड एवं एटकिंसन। पहले अपन को समझना होगा कि उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है। दो वर्ड है इसमें, एक तो उपलब्धि और दूसरा है अभिप्रेरणा। उपलब्धि अभिप्रेरणा को बढ़ाने में परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस प्रकार की हम उपलब्धि चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम स्वतः क्या है, उसमें अभिप्रेरित होते हैं। इसको समझना ये आपके लिए नया है। जैसे मान लीजिए, इसको एक उदाहरण के द्वारा व्यक्त करें। जैसे एक आप रीट की या सीटेट की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आपका टारगेट है केवल उसमें पात्र होना। जैसे मान लीजिए आपको उसमें क्या है, सिर्फ 60% लाना है, तो आप तैयारी करोगे, लगभग 3 से 4 घंटे की तैयारी करोगे। एक ही व्यक्ति है और वही व्यक्ति जब मान लीजिए 60% का टारगेट लेता है तो वह इतना समय निकालता है। एक वही व्यक्ति है, मान लीजिए उसको जब 70% बनाना हो तो उसको 5 से 6 घंटे निकालने लग जाता है वह। और जब वही व्यक्ति जब 80% का टारगेट लेता है तो वही व्यक्ति 8 घंटे का समय निकाल लेता है। जैसी उसकी उपलब्धि है वैसे ही वह क्या है, स्वतः अभिप्रेरित होता है। बस उसकी जो उपलब्धि है वो वास्तविक होनी चाहिए कि मेरे को 60% लाना है, मेरे को 70% लाना है, मेरे को 80% लाना है। तो जैसी उसकी उपलब्धि होगी वैसे ही वह क्या है, अभिप्रेरित होता जाएगा। और जैसे मान लीजिए आपने टारगेट 120 लिया है वास्तविक रूप से, तो निश्चित रूप से आप लगभग इसके आसपास जरूर पहुंचोगे। तो ये चीज क्या है, आपकी उपलब्धि अभिप्रेरणा है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अपन विस्तृत रूप से अलग चर्चा करेंगे आगे। इसमें संवेगात्मक स्थिति, व्यक्ति अपने संवेगों पर नियंत्रण रख पाता है या नहीं रख पाता है, इसका भी अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के जो संवेग है वो कैसे होने चाहिए, संतुलित होने चाहिए। इसका प्रभाव भी अधिगम पर पड़ता है। जब व्यक्ति अधिगम कर रहा है और वैसी स्थिति में उसके संवेग क्या है, असंतुलित है, तो उसका अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई बालक अधिगम कर रहा है और वैसी स्थिति में उसमें एक संवेग तीव्र हो गया, मान लीजिए जैसे क्रोध संवेग तीव्र हो गया, तो वैसी स्थिति में उसका अधिगम प्रभावित होगा। एक दूसरा संवेग है शिक्षक का, मान लीजिए किसी बच्चे को भय है, उसको बहुत ज्यादा डर है, तो ये संवेग की वजह से क्या होता है,
वो बालक है वो उतना अधिगम नहीं कर पाएगा जितना वो स्वाभाविक रूप से अधिगम करता है। तो यह भी क्या है, संवेगात्मक स्थिति क्या है, अधिगम को प्रभावित करती है। तो संवेग बालक के कैसे होने चाहिए, संतुलित होने चाहिए, ना तो न्यून होने चाहिए ना ही तीव्र होने चाहिए। आगे है इसमें शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है, एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी। अगर एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी होगी तो शिक्षा से संबंधित आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं का वह एक मनोवैज्ञानिक रूप से उसका समाधान कर पाएगा। इसके अलावा एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी होगी तो किस अवस्था में उसको किस प्रकार से उसको अधिगम कराना है, कौन सी शिक्षण विधियां काम में लेनी है, समय समय पर उसको अभिप्रेरित करना है, उसकी समस्याओं का समाधान करना है, उसका उपचार करना है, समय समय पर परामर्श एवं निर्देशन प्रदान करना है। ये सभी तभी संभव हो पाएगा जब एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी होगी। दूसरा है, शिक्षक का जो व्यक्तित्व है यह भी अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से बालकों को प्रभावित करता है। शिक्षक का व्यक्तित्व अपन बात करें, व्यक्तित्व क्या है, विभिन्न गुणों का एक समन्वित रूप है। इसमें बात करें एक शिक्षक का जो चरित्र है, बालकों के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है, बालकों के प्रति उसकी सहानुभूति है, समान उसका जो दृष्टिकोण है, ये सभी ऐसे कारक है जो उसके अधिगम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है इसमें विषय वस्तु का ज्ञान। एक शिक्षक को विषय वस्तु का कितना ज्ञान है, जिस विषय को वह पढ़ा रहा है उस विषय में उसकी पकड़ कितनी है, यह भी अधिगम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है शिक्षण पूर्व तैयारी। जब शिक्षक शिक्षण कार्य करवा रहा है उससे पहले उसकी तैयारी कितनी है, दोनों अलग अलग चीजें। विषय वस्तु का ज्ञान तो उसको है ही है, अधिकतर टीचर देखते हैं उसको विषय वस्तु का ज्ञान है, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से क्या है, वो शिक्षण करवाने से पूर्व तैयारी नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो शिक्षण से पूर्व तैयारी करते हैं तो इसका अधिगम पर निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है बाल केंद्रित विधियां। शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बाल केंद्रित विधियां हैं उनको काम में लेना चाहिए, या बालकों की आवश्यकताओं, उनकी रुचि आदि को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करवाना चाहिए, ताकि क्या है उसका अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात है, बालक भी अपने को सजीव माहौल में अपने को महसूस करेंगे। जब उसमें बात करें जैसे प्रजातांत्रिक माहौल होगा, जब शिक्षक बालकों को महत्व देगा तो इससे एक सकारात्मक प्रभाव उस पर पड़ेगा। और निरंकुशता का गुण है वो कक्षा में नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो शिक्षक है वो ये चाहे कि सिर्फ मैं जो चाहता हूं उसी तरीके से आप शिक्षण कीजिए। तो ये इस तरीके से क्या है, ये निरंकुशतापूर्ण रवैया है जो कि अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कैसा होना चाहिए, प्रजातांत्रिक। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति, रिपीटेशन। हम जो कुछ भी बालकों को शिक्षण करवाते हैं उसके बाद में उसकी समय समय पर पुनरावृत्ति होना बहुत आवश्यक है, अभ्यास उनका होना बहुत जरूरी है। भले ही आप उसको कितना भी समझ लीजिए, उसको समय समय पर अगर आप पुनरावृत्ति उसका रिपीट नहीं करोगे तो वह भी उसको अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तो शिक्षक पढ़ाने के बाद में उनका समय समय पर क्या है, जो कुछ भी पढ़ाया गया उसकी पुनरावृत्ति भी होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां। जब शिक्षक पढ़ाने के साथ ही जो विधियां काम में ले रहा है वो कैसी होनी चाहिए,
मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए ताकि क्या है, अधिगम को वो सकारात्मक रूप से प्रभावित करे। तो ये थे अपने शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और वे हमारे छात्र से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। आगे अपन बात करते हैं विषय वस्तु से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। पहला इसमें उद्देश्यों का स्पष्टीकरण है। हम कोई भी विषय वस्तु पढ़ रहे हैं उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, जीवन में उसका कहाँ उपयोग है, ये सभी क्या है उसका पहले हमें स्पष्ट करना होगा। जब हम उद्देश्यों का स्पष्टीकरण नहीं करेंगे तो वैसी स्थिति में बालक अपने लक्ष्यों का निर्धारण भी नहीं कर पाएंगे। तो उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करना सबसे पहली बात होती है। विषय वस्तु में भी अपन देखते हैं, हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसमें सबसे ऊपर क्या है, उद्देश्य दिए हुए होते हैं। दूसरा इसमें विषय वस्तु की जो प्रकृति है, हम जो भी विषय वस्तु काम में ले रहे हैं उस विषय वस्तु की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, सरल, स्पष्ट एवं समझने योग्य होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो अधिगम क्या है, सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो अधिगम नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। तीसरा है पर्याप्त उदाहरण। हम जिस विषय वस्तु को काम में ले रहे हैं उसमें पर्याप्त उदाहरण होने चाहिए ताकि सीखना क्या है, सुलभ हो सके, एवं जो भी चित्र है वो भी उसमें अधिक से अधिक काम में लिए जाने चाहिए ताकि बालकों में प्रत्ययों का निर्माण हो सके। चौथा है इसमें विषय वस्तु का प्रारूप। विषय वस्तु का प्रारूप कैसा होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर। तो यह था हमारा विषय वस्तु से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। आगे अपन बात करते हैं वातावरण। सामान्यतः अपन बात करते हैं दो वातावरण की, एक तो भौतिक वातावरण, दूसरा है सामाजिक वातावरण। और तीसरा है मनोवैज्ञानिक वातावरण। जनरली अपन इन दो को ही पढ़ते आए हैं, भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण। मनोविज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण वातावरण कौन सा होता है, मनोवैज्ञानिक वातावरण। इसकी भी बात करेंगे। भौतिक वातावरण है उसमें अपन बात करेंगे जैसे हमारा जो विद्यालय है, ठीक है, उसका जो वातावरण है, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, हवा है, उसकी जो स्थिति है, उसकी बनावट है, ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। दूसरा है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण में अपन जैसे बात करते हैं विद्यालय में जैसे शिक्षकों के साथ संबंध, शिक्षकों का विद्यार्थियों के साथ संबंध, ये किस प्रकार के, इसका भी अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। एवं परिवार की जो पृष्ठभूमि है उसका भी हमारे अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। अगर कलह युक्त माहौल है तो उसका प्रत्यक्ष रूप से अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। एवं आसपास का जो माहौल है उसका भी अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। तो ये था हमारा सामाजिक वातावरण। लेकिन मनोविज्ञान में इन दोनों को क्या समझा गया है, ये गौण है। दोनों ही क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले ये दोनों ही क्या है, गौण कारक है, भौतिक एवं सामाजिक वातावरण। मनोविज्ञान के अलावा अपन बात करते हैं तो हर जगह आज तक हमने क्या है, इनको मुख्य कारक माना गया है, लेकिन मनोविज्ञान में ये क्या है, गौण कारक है। मुख्य कारक कौन सा है, ये मुख्य है मनोवैज्ञानिक वातावरण। अब हमको समझना है कि मनोवैज्ञानिक वातावरण कौन सा है। मनोवैज्ञानिक जो वातावरण है ये जो है सिर्फ हमारे तक सीमित होता है, हम स्वयं है वही हमारा मनोवैज्ञानिक वातावरण है। कैसे है इसको समझना है। हमारे आसपास का जो भी
माहौल है वो मनोवैज्ञानिक वातावरण नहीं है, उसका प्रभाव हमारे पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। इसको हमको बहुत अच्छे से समझना है। जैसे मान लीजिए आपके आसपास में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, आपका अपने ऊपर नियंत्रण है, उनका आप पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वैसी स्थिति में आप पर उनका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए आपका प्रभाव गौण हो गया और उनका प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा हो गया, तो वैसी स्थिति में उनका प्रभाव यानी अपन कह सकते हैं आपका जो मनोवैज्ञानिक वातावरण वो क्या कमजोर है, तो वैसी स्थिति में आप पर उनका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर आपका प्रभाव ज्यादा है तो वैसी स्थिति में आपके आसपास में क्या हो रहा है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। कुर्ट लेविन का जो क्षेत्रीय सिद्धांत है वो इसी पे डिपेंड है, उसकी भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दूसरा उदाहरण अपन लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसका घर पटरियों के पास में है और वहां पे बहुत ज्यादा शोरगुल होता है, तो क्या वह अधिगम नहीं कर पाएगा? अधिगम प्रभावित करता है, लेकिन वो जो आवाज है, शोरगुल है, वो उसके लिए क्या है? गौण है। और अगर उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसका जो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो अगर अच्छा है, मजबूत है, तो वैसी स्थिति में आसपास में क्या हो रहा है उसका भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे क्या होता है एग्जाम के समय क्या होता है, हमारा जो मनोवैज्ञानिक वातावरण क्या है वो मजबूत हो जाता है। वैसी स्थिति में क्या है, हमारे आसपास में क्या हो रहा है उनका प्रभाव हमारे ऊपर कम पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अधिगम को प्रभावित करने वाले वातावरण में है, तो साइकोलॉजी में मनोवैज्ञानिक वातावरण है उसका प्रभाव महत्वपूर्ण है, न कि इनका प्रभाव ज्यादा है। अब ये डिपेंड अपन पे करता है कि आप पर ये हावी है या आप इनके ऊपर हावी है। तो ये था हमारा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब अपन बात करेंगे अधिगम को कैसे सरल बनाया जा सकता है। पहले अपन ने पढ़ लिया था अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अब है अधिगम को सरल बनाने के उपाय। यानी सीखना आसान कब होगा? सबसे पहला इसमें उद्देश्यों का स्पष्टीकरण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हम सीख रहे हैं या उसको सिखा रहे हैं, तो सबसे पहली बात आती है उद्देश्यों का स्पष्टीकरण होना जरूरी है। जब तक उद्देश्यों का स्पष्टीकरण नहीं होता है तब तक एक द्वंद्व की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। उद्देश्यों का स्पष्टीकरण होने से यह क्लियर हो जाता है कि हम इसको क्यों सीखे, कहाँ पे ये हमारे जीवन में काम में आने वाली है। ठीक है, तो ये कब होगा? जब हमारे उद्देश्यों का स्पष्टीकरण हो जाएगा। और उद्देश्य को स्पष्टीकरण के आधार पर ही हम जब अपने कार्यों को पूर्ण संपादित करते हैं उसके बाद ही हमें पता चलता है कि हमने जिस उद्देश्यों का निर्धारण किया है वो उद्देश्य पूर्ण हुए या नहीं हुए। अन्यथा हम मेहनत करते रहते हैं और हमें कुछ पता भी नहीं चलता है। दूसरा है करके सीखना। करके सीखना मतलब यहां पे हम जिस कार्य को गतिविधि के आधार पे हम सीखते हैं, क्रिया करते हुए सीखते हैं, तो वो अधिगम क्या है? सरल एवं स्थायी होता है। यहाँ पे डॉक्टर मेस ने एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी है। डॉक्टर मेस ने इसको समझना है। हमारी स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं, बल्कि शारीरिक अवयवों में है। देखिए बहुत अच्छी परिभाषा है, डॉक्टर मेस की है ये। हम जो कुछ भी सीखते हैं वो स्थायी किसके कारण होता है? संज्ञान के कारण नहीं, बल्कि गतिविधियों के आधार पे। दो चीजें होती है, जैसे एक तो हम उसको समझते हैं और एक हम उस कार्य को गतिविधि के आधार पे सीखते हैं। तो दोनों में से अधिगम स्थायी कौन सा होगा? जो हमने गतिविधि के आधार पे हमने सीखा है। और गतिविधि के आधार पे हम सीखते हैं तो इसके जो स्थायी होता है इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उसमें हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। अधिक से अधिक जिस कार्य में हमारी ज्ञानेंद्रिय सक्रिय होगा वही अधिगम क्या है? स्थायी और गुणात्मक रूप से अच्छा होगा। नेक्स्ट है निरीक्षण द्वारा सीखना, या अपन कह सकते हैं निरीक्षण अधिगम, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। निरीक्षण के आधार पर सीखना, इसको हम क्या कह सकते हैं?
प्रेक्षणात्मक अधिगम भी कह सकते हैं। अवलोकन के आधार पर अधिगम भी इसको कह सकते हैं। जब हम केवल सुनकर सीखते हैं, एक हम अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं, तो वो सीखना भी हमारे लिए क्या होता है, सरल भी होता है एवं स्थायी भी होता है। निरीक्षण से बालक की जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो अधिक से अधिक सक्रिय होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी परिवर्तन बालक को दिखाना है और अगर उसके सामने दिखाया जाएगा तो वो उसके लिए सीखना आसान होगा। जैसे मान लीजिए एक बर्फ का टुकड़ा है, अगर बालक को सिखाना है कि ये गर्मी की वजह से पिघल जाता है एवं ठंडी की वजह से यह क्या जम जाता है, तो उस बर्फ के टुकड़े को अगर हम धूप में रखेंगे तो बालक उसका अवलोकन करेगा कि वो क्या पिघल जाता है, और अगर उसको हम फ्रिज में या एक बिल्कुल ठंडी जगह रखेंगे तो वही पानी क्या है, धीरे धीरे वापिस बर्फ का आकार ले लेगा। तो वो उसने अवलोकन के माध्यम से सीखा है, ठीक है, तो वो उसके लिए अधिगम क्या है, सरल एवं स्थायी हो जाता है। चौथा है अधिगम को सरल बनाने का उपाय, प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि जिसे अपन फीडबैक कहते हैं। बालक जो कुछ भी अधिगम करता है या शिक्षक जो कुछ भी शिक्षण करवाते हैं, प्रतिपुष्टि या फीडबैक दोनों के लिए ही आवश्यक है। बालक जो कुछ भी कार्य करते हैं उसके बाद में उसने कहाँ तक उपलब्धि प्राप्त की है, कहाँ तक उसने कार्य किया है, उसके बाद में उसको प्रतिपुष्टि मिलना जरूरी है। प्रतिपुष्टि उसके लिए एक पुनर्बलन या एक प्रोत्साहन का कार्य करती है। उससे उसको यह लगता है कि हमने कितना सुधार किया है, हमें और क्या सुधार करना है। तो प्रतिपुष्टि भी क्या है, अधिगम को सरल बना देती है। नेक्स्ट है अधिगम को सरल बनाने के लिए सामूहिक रूप से सीखना। एकल रूप से सीखने की बजाय जिस कार्य को या जिस टॉपिक को हम सामूहिक रूप से सीखते हैं वो सीखना भी हमारे लिए क्या है, स्थायी होगा। क्योंकि वो भी क्या है, एक तरीके से हमारी एक दूसरे से गतिविधियों के आधार पे वो सीखना होगा, जिसमें सभी बालक क्या होता है, एक तो सक्रिय रहेंगे, दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें जैसे वाद विवाद के माध्यम से जो कुछ भी सीखेगा उसमें एक परिष्कृत रूप निकल के आएगा। यानी उसमें कोई गलत भी होगा तो उसी समय उसका क्या संशोधन हो जाएगा और उसका सार निकल के आएगा। और वो क्या है, उसमें भी क्या है, बालक की जो ज्ञानेंद्रिय है अधिक से अधिक सक्रिय रहती है। तो इस माध्यम से भी हम जो कुछ भी सीखेंगे वो क्या है, सरल होगा। नेक्स्ट है इसमें मिश्रित विधि। जैसे इसमें पूर्ण एवं अंश विधि। बालक को जो कुछ भी हम शिक्षण करवा रहे हैं या बालक जो कुछ भी अधिगम कर रहा है, हमें जो मनोवैज्ञानिक विधियां काम में लेनी है उसमें बालक को कोई भी चीज़ है वो उससे सबसे पहले पूर्ण रूप से उसके सामने प्रस्तुत की जानी चाहिए और उसके बाद में उसको खंडों में बांटकर या उसको टुकड़ों में बांटकर उसको सिखाना चाहिए। इससे भी सीखना क्या है, आसान हो जाता है। और अंतिम बात करते हैं हम इसमें विश्राम। जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अगर विश्राम नहीं होगा तो वैसी स्थिति में क्या, उनमें अधिगम में पठार आ जाएगा, सीखना बाधित हो जाएगा। तो सीखने के साथ साथ समय समय पे उसमें विश्राम भी होना चाहिए ताकि अधिगम सरल हो सके एवं लंबे समय तक वो अधिगम कर सके। धन्यवाद। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था जिसमें अपने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और इसको सरल बनाने वाले उपायों की चर्चा कर ली है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे अधिगम के सोपान एवं अधिगम के प्रकार। धन्यवाद।